हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इस टाइम पीरियड में किस तरीके के किंगडम हुआ करते थे, कैसे राजा होते थे, कैसे रिपब्लिक वगैरह भी हुआ करता था या नहीं होता था, जनपद, महाजनपद, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड को, जो टाइम था जिसको हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो उस समय के राजा होते थे उनको जो पीपल होते थे, लोग होते थे वहाँ के, वो उनको इलेक्ट करते थे। और इसके अलावा उनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, जो वॉलंटरी बेसिस पे लोग गिफ्ट देते थे वही होता था। इसके अलावा कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। और जो है जो राजा होता था उसकी भी कोई एक अलग से व्यवस्था नहीं होती थी। बस ये होता था कि जो उन लोगों के बीच का कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होता था उसी को जो है लोग मिल कर के इलेक्ट कर देते थे, तो वही राजा कहलाता था। बाकी वो नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता था। जब वॉर वगैरह होता था वो लीड करता था। ठीक, तो ये हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड टाइम तक। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम अब पढ़ने वाले हैं, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो है हम वो क्या पढ़ने वाले हैं, 1000 BC से आप देखेंगे कि ये 500 BC की बात हो रही है। 1000 BC से 500 BC के बीच की बात अब हो रही है। अगर हम इसको ईयर्स में बोलें तो 3000 ईयर्स एगो से 2500 ईयर्स एगो की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है कि इलेक्शन डे है। जो संकरण है सोकर उठता है, देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं वोट देने के लिए, है ना। तो वो सोचता है कि क्यों इतने ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, तो उसको भी जो है जानना है कि ऐसा क्या रीज़न है। तो वो अपने ग्रैंडफ़ादर से पूछता है, तो उनके ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं कि आज हम लोग अपना रूलर्स खुद चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रूलर्स चुन सकते हैं, मतलब हम लोग वोट कर सकते हैं और वोट करने के बाद जो है गवर्नमेंट जो होगी वो हम लोग खुद चूज़ करेंगे, है ना। तो यही चीज़ वो बोलते हैं। बट ये तो अभी की बात है, आप लोग देखते हैं कि ये तो रिसेंट की बात है ना, कि इस तरीके से होता है। पर आज से 3000 साल पहले किस तरीके से लोग राजा को चूज़ किया करते थे और कि क्या सिस्टम होता था, क्योंकि पहले तो वोट सिस्टम था नहीं ना, ये तो अभी रिसेंट का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, तो पहले जो है कैसे कुछ लोग जो है रूलर्स बन के आते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। ये अभी की बात है। How did men become rulers in the past, पहले लोग जो है कैसे रूलर्स बनते थे। Some of the rajas we read about the chapter 4 were probably chosen by the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे कि जो हम लोग चैप्टर 4 में जो हम पढ़े थे, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो राजा होते थे उसको जन चूज़ करते थे, लोग चूज़ करते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, यही 1000 बीसी की बात हो रही है ना। तो 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस, हमको कुछ चेंजेस मिलते हैं वेज में जिससे राजा को चूज़ किया जाता था। सम मेन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। अब यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो राजा होते थे वो कोई बड़े-बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे। सैक्रिफाइसेस कैसे होते थे, जैसे यज्ञ करते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ होता था, इस तरीके के कई यज्ञ ये लोग परफॉर्म किया करते थे। ठीक? और इसी के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता था कि कौन जो है उन लोगों का लीडर होगा, कौन जो है राजा होगा। राइट? तो द अश्वमेध, यहाँ पे देखिए अश्वमेध का मेंशन भी है कि द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। अब अश्वमेध यज्ञ होता क्या है ये भी आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता था कि जो एक लोग होते थे, राजा होता था जो ये यज्ञ परफॉर्म किया करता था, वो क्या करता था कि एक हॉर्स को छोड़ देता था ओपनली। ठीक? अब उसके साथ जो है राजा के लोग कुछ होते थे जो उस हॉर्स के साथ-साथ घूमते थे, क्योंकि वो हॉर्स को फ्रीली छोड़ा जाता था तो वो हॉर्स कहीं भी जा सकता था। अब वो जिस भी टेरिटरी से गुज़रता था, पहले तो जैसे राजा की खुद की टेरिटरी होती होगी उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर क्या होता था कि वो किसी दूसरे राजा की टेरिटरी से भी गुज़र सकता है ना? तो जब वो किसी दूसरे की टेरिटरी से गुज़रता था, तो अगर वो राजा जिसकी टेरिटरी से गुज़रा है, अगर वो उस हॉर्स को रोकता है, दैट मीन्स कि अब वो
और जो राजा परफॉर्म कर रहा है अश्वमेध यज्ञ, तो उसके बीच में वॉर होगा। लेकिन अगर वो अपनी टेरिटरी से हॉर्स को जाने दे रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि वो जो राजा है उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहा है। जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा है उसकी सुप्रीमेसी को वो राजा एक्सेप्ट करता है। ठीक? तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता था। जो जिस टेरिटरी से गुजरता था वो हॉर्स, उस वो टेरिटरी सारी की सारी मानी जाती थी उस राजा की जो ये यज्ञ परफॉर्म करता था। ठीक? तो यहाँ पर हम इसे आगे देखते हैं कि अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वांडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन। तो एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था फ्रीली घूमने के लिए, और इसको जो है गार्ड कौन करते थे? राजा के कुछ लोग होते थे। इफ द हॉर्स वांडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर उन लोगों ने उसको रोका तो दे हैड टू फाइट, तो उनको क्या करना पड़ता था? झगड़ा फाइट करना पड़ता था, बैटल होती थी। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, लेकिन अगर वो लोग हॉर्स को पास होने देते थे, मतलब अपनी टेरिटरी से निकल के जाने देते थे, तो क्या होता था? इट मेंट दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। वो लोग एक्सेप्ट करते थे कि जो राजा सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहा है वो उन लोगों से स्ट्रॉन्गर है। ठीक? तो ये होता था ओवरऑल अश्वमेध यज्ञ का पर्पस। दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस, फिर क्या होता था कि इन राजाओं को जो इस ये सैक्रिफाइस होता था उसमें इनवाइट किया जाता था, विच वाज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट। इसको करवाता कौन था? जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, स्पेशली ट्रेंड या ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ये लोग जो है इस यज्ञ को परफॉर्म करवाया करते थे। हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट्स, और इनको बदले में क्या मिलता था? गिफ्ट्स मिलते थे। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. तो जो राजा ये यज्ञ को परफॉर्म करता था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, और जो लोग आते थे तो वो गिफ्ट्स लेकर आते थे उसके लिए। द राजा was a central figure in these rituals. He often had a special seat. उसकी एक स्पेशल, जो राजा यज्ञ परफॉर्म करता था उसकी स्पेशल सीट होती थी, थ्रोन होता था, या फिर टाइगर की स्किन होती थी। आप लोग देखते होंगे कि मूवीज़ वगैरह में कहीं-कहीं दिखाया जाता है कि टाइगर की स्किन का पूरा थ्रोन बनाया हुआ है। तो उसी तरीके से इस समय में राजा का स्पेशल सीट होती थी। हिज चैरिटियर, चैरिटियर मतलब जो उनका रथ चालक होता था ना, तो उसी को बोलते हैं चैरिटियर जो होता था। हु वाज हिज कंपेनियन इन ऑल द बैटल्स, जो बैटल्स होते थे ना उसमें कंपेनियन होता था, क्योंकि वही राजा का रथ लेकर जाता था। तो वो क्या करता था कि वो देखता था, विटनेस करता था सारे के सारे एक्सपर्ट्स, जो राजा जिस तरीके से लड़ता था वॉर को, जिस तरीके से जीतता था, दूसरी पार्टी को जैसे हराता था, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता था, विटनेस करता था। और फिर क्या करता था? चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, फिर उस राजा की ग्लोरी को इधर से उधर जा करके बताता था, क्योंकि वो उसका विटनेस होता था। ठीक? हिज रिलेटिव्स, स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। अब क्या है कि जो उनकी वाइफ होती थी, जो राजा की जो बेटे होते थे, उन लोगों को भी कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ते थे छोटे-मोटे। द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हू हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। अब जो दूसरे राजा आते थे तो वो सिर्फ एक दर्शक होते थे, जो आते थे, बैठते थे और ये सैक्रिफाइस परफॉर्म होते हुए देखते थे। प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। ये तो जैसे आज भी आप देखते होंगे कि जो पुजारी होते हैं तो आपके ऊपर कुछ वाटर स्प्रिंकल करते हैं ना, तो बस वही चीज़ है कि ये जो प्रीस्ट होते थे ये स्प्रिंकलिंग सैक्रेड वाटर को स्प्रिंकल करते थे किंग के, राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विस और द वैश्य also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Sudras by the priest, were excluded from many rituals. अब यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है कि राजा जो लोग आते थे देखने के लिए, उनके अलावा कुछ ऑर्डिनरी लोग भी आते थे, जैसे वैश्य लोग होते थे, वो लोग आते थे। तो ये लोग क्या करते थे? गिफ्ट लेकर आते थे। लेकिन कुछ लोग जैसे शूद्र जो होते थे, जिनको शूद्र वर्ण के अंदर रखा गया था उस टाइम पीरियड में, तो उन लोगों को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। उन लोग को एक्सक्लूड किया गया था ऐसे रिचुअल से। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वर्ण थे, वर्ण सिस्टम था वो कैसा था और किस तरीके से लोगों को बाँटा गया था। तो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे कि जो लेटर वैदिक पीरियड था, तो यहाँ पर 4 वर्ण तो आपने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में भी, बट वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था कि जो जिस तरीके का काम करता था उसको उस तरीके के वर्ण के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते-आते इसको बर्थ के आधार पर कर दिया गया।
कि अगर कोई भी मतलब किसी के पेरेंट्स अगर ब्राह्मण है तो उनका बच्चा ब्राह्मण ही होगा, किसी के पेरेंट्स क्षत्रिय हैं तो उनका बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो ये बर्थ के बेसिस पे लेटर वैदिक पीरियड में होने लगा था ऑक्यूपेशन की जगह पर। तो वी हैव मेनी यहाँ पर स्ट्रिक्ट भी था काफ़ी ज़्यादा वर्ण सिस्टम, ठीक? तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो, वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी बुक्स को कंपोज़ किया गया था, जिसमें हमने क्या देखते हैं, ये कौन से एरिया में पहले दिया गया है, ये गंगा और यमुना वाले में। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। लेटर वैदिक ही मैंने आपको बताया, तो इन बुक्स को लेटर वैदिक बुक कहा जाता है, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद इनको कंपोज किया गया था, इसलिए इसको लेटर वैदिक कहते हैं। और 4 वेद होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक? तो ऋग्वेद का जो पीरियड था वो इसके पहले का 500 साल वाला था, मतलब 3500 ईयर्स एगो से 3000 ईयर्स एगो का पीरियड जो था वो ऋग्वेदिक पीरियड था। और उसके बाद का जो पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड है। इसमें 3 जो बाकी के आपके वेद आएँगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको कंपोज़ किया गया था इस टाइम पीरियड में, 3000 बीसी टू 2500, सॉरी 3000 ईयर्स एगो टू 2500 ईयर्स एगो। और अगर बीसी में देखेंगे तो 1000 बीसी टू 500 बीसी, राइट? तो दीज इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। इसके अलावा और भी कई बुक्स होती थी। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट। इनको किसने कंपोज किया गया था? प्रीस्ट ने कंपोज किया था। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। और क्या डिस्क्राइब किया था कि रिचुअल्स वगैरह कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। इन बुक्स में ये सब डिस्क्राइब किया गया था। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। इन बुक्स में आपको सोसाइटी के रूल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक? There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fishing folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. Others, including many herders, craft persons, laborers, fishing folk, and hunters and gatherers, were poor. तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप थे, जैसे कि प्रीस्ट थे, मतलब आप देखेंगे ब्राह्मण पुजारी जो होते थे, वॉरियर्स थे जो क्षत्रिय होते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, इस तरीके से कई तरीके के ग्रुप बने हुए थे, हैं? इनमें से कुछ जो थे वो अमीर थे, रिच थे, और कुछ पुअर थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। जो प्रीस्ट थे उन्होंने जो है इस पूरे ग्रुप को 4 भागों में बाँटा था। कौन-कौन से? जिनको हम लोग वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको वर्ण बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। अब उनके अनुसार क्या था कि जो हर वर्ण था उसका एक अलग फंक्शन होता था। द फर्स्ट वर्ण वाज ब्राह्मण। पहला वर्ण जो था वो कौन सा था? पहला था ब्राह्मण, ठीक है? ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। अब ब्राह्मण का यहाँ पर काम क्या बताया गया था कि इनको वेदों को पढ़ना है और पढ़ाना भी है साथ के साथ, और परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करेंगे और गिफ्ट रिसीव करेंगे। तो ब्राह्मण्स का क्या काम बताया गया था? यही कि ब्राह्मण जो होते थे वो वेद को पढ़ेंगे, पढ़ाएँगे और सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाएँगे और रिसीव करेंगे गिफ्ट्स को, ठीक? इसके बाद जब आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो कौन-सा आपको वो देखने के लिए मिलेगा? वर्ण क्षत्रिय। दूसरा जो वर्ण है वो क्या है? क्षत्रिय। पहला था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। तो इनका क्या काम होता था कि ये लोग बैटल्स को लड़ेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा जो था वो कौन था? वैश्याज, ठीक है? इसकी उत्पत्ति तो ओरिजिन जो है विष वर्ड से हुई थी, तो आपने देखा ही था इसके पहले, है ना? तो वैश्याज, इसमें क्या है कि वैश्या का क्या काम था? दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। मतलब ये लोग जो है फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे। तो ये कौन होते थे? वैश्य। बोथ द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे वो क्या है? सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अभी इसके बाद देखते हैं हम लोग शूद्रास के बारे में पढ़ेंगे, जिनको सैक्रिफाइस वगैरह परफॉर्म करने के लिए इजाज़त नहीं थी, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शूद्रास के बारे में, जो आपका लास्ट या कि मतलब चौथा जो वर्ण था उसको हम क्या बोलते हैं? शूद्रास। हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। इनका क्या काम होता था? इनका काम था कि ये बाकी के जो 3 ग्रुप्स थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको जो है सेवा करेंगे, इनको सर्व करेंगे। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। और ये कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और वीमेन जो होती थी,
वेमेन भी इन्हीं में शूद्रास के अंदर ही वेमेन को कंसीडर किया जाता था। ठीक, बोथ वेमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। इनको इन लोगों को मतलब वेमेन को और शूद्रास को वेद भी पढ़ना अलाउड नहीं था उस टाइम में। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ है कि प्रीस्ट ऑल्सो सेड द दीज ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स थे इनको कैसे डिसाइड किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। लेटर वैदिक पीरियड में आप लोग देखेंगे कि बर्थ के बेसिस पे वर्ण को डिसाइड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। देखिए बाद में कुछ लोगों को अनटचेबल भी कहा गया। इसके पहले जो है चार वर्ण जो है इन्होंने बांट दिए बर्थ के बेसिस पे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को अनटचेबल कहा गया। अब ये अनटचेबल कौन लोग होते थे? कुछ क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, कुछ हंटर्स गैदरर्स होते थे, और ऐसे लोग जो बरियल्स और क्रिमेशन परफॉर्म करते थे उन लोगों को भी ये लोग अनटचेबल कहा करते थे। और क्या होता था कि इन लोगों को ये लोग इम्प्योर मानते थे। जो ये प्रीस्ट होते थे इन लोगों को इम्प्योर मानते थे और इसीलिए इन्हें अनटचेबल कहते थे और बोलते थे कि अगर कोई भी इनको टच करता है तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। Many people did not accept the system of Varna laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priest. Others felt that birth could not be a basis for deciding which Varna people belonged to. Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि सभी लोगों ने इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक, जो ब्राह्मण ने बनाया था इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ राजाओं का मानना था कि जो क्षत्रिय होते हैं वो पृष्ठ से सुपीरियर होते हैं। कुछ लोगों का था कि बर्थ के बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किस वर्ण से बिलॉन्ग करेगा। कुछ का मानना था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होना चाहिए, है ना? और कुछ था कि बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपको डिफरेंस नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को क्या लगता था कि एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल। सभी लोगों को जो है रिचुअल परफॉर्म करने देना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और कुछ लोगों ने जो है अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी उसको भी कंडेम किया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस थे, जो रिच पुअर वगैरह का डिफरेंस था, ये बहुत ही कम था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनके लिए इतना मायने नहीं रखती थी और जो प्रीस्ट वगैरह का इन्फ्लुएंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता था ऐसी जगहों पर। ठीक, तो अब आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको पॉटरी दिख रही होगी, एक पॉट दिख रहा होगा ये, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रेवेयर। ये यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, इसलिए ये आप लोग याद रखेंगे, पेंटेड ग्रेवेयर। लेटर वैदिक पीरियड में आपको मिलेगा पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, तो पेंटेड ग्रेवेयर की क्या खासियत होती थी? इसकी खासियत ये थी कि ये ग्रीन कलर सॉरी ग्रे कलर का होता था और इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, देखिए आपको ये पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना कुछ, या तो लाइनिंग होती थी या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इस तरीके के हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा फाइन और यूनिक होता था ये पॉट। प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस होती थी। ठीक है, परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग स्पेशल ओकेजन्स में इन पॉट्स का यूज़ किया करते होंगे लोगों को स्पेशल फूड सर्व करने के लिए। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जनपद के बारे में। अभी इसके पहले जो हमने चैप्टर में पढ़ा था जन क्या होता है कि लोग, पीपल। अब जनपद क्या होता है कि पद मीन्स होता है फुट और जन मीन्स होता है पीपल। तो मतलब लोग जहाँ पर सेटल हुए उस एरिया को, उस टेरिटरी को क्या कहा गया? जनपद कहा गया। ठीक है, यहाँ पर जनपद का यही लिटरल मीनिंग है। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpad literally means the land where the Jan set its foot and settled down. ठीक है, वही मतलब दिया हुआ है कि जहाँ पर लोग रहना शुरू कर दिए थे उन्हीं को जनपद कहा जाता था और यहाँ के जो राजा थे तो जनपद के राजा कहलाते थे। ठीक,
सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर सोन मैप में कुछ दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सकेवेट किया है तो उनको कई सारी सेटलमेंट्स मिली हैं इन जनपद में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि पुराना किला इन दिल्ली, दिल्ली में जो पुराना किला है वहाँ पर मिला है। इसके अलावा हस्तिनापुर नियर मेरठ और अतरंजी खेड़ा नियर एटा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो उनको मिला क्या है कि जो लोग थे वो हट्स में, झोपड़ियों में रहा करते थे, कैटल्स वगैरह वो लोग रखते थे अपने साथ और उसके अलावा दूसरे एनिमल्स को भी रखते थे। ठीक, दे ऑल्सो ग्रेव अ वराइटी ऑफ क्रॉप्स। इसके अलावा वो लोग एग्रीकल्चर भी कर की प्रैक्टिस भी करते थे। जैसे कौन-कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सब के हमको एविडेंसेस मिलते हैं एक्सकवेशन से, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि दे मेड अर्थन पॉट्स, यहाँ पर पॉट्स की बात आ गई। पॉट्स जो अभी मैंने आपको बताया, पेंटेड ग्रेवेयर करेक्टरिस्टिक फीचर अर्थन पॉट्स। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड, कुछ रेड भी हुआ करते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट्स नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, क्या इसको कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस। इनमें क्या, इनका करेक्टरिस्टिक क्या है कि पेंटेड डिजाइंस थी, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये किसका आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पेंटेड ग्रेवेयर का, किसका, पेंटेड ग्रेवेयर का। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, महाजनपदास। अब महाजनपद क्या है, अभी तो हमने जनपद देखा, अब ये महाजनपद क्या होता है। देखिए हमने जनपद जो देखा वो एक छोटी टेरिटरी होती थी, फिर क्या होता था कि ये जो टेरिटरी के राजा होते थे धीरे धीरे जो है एक्सटेंड करते थे अपनी टेरिटरी को। तो जो इनकी टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती थी तो इसको हम लोग फिर महाजनपद बोलते थे। अब ये जो महाजनपद होते थे ये इतने बड़े होते थे कि इनकी कैपिटल सिटी होने लगी थी। फिर यहाँ पर आप लोग स्टैंडिंग आर्मी भी देखने लगेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगेगा सिटीज़ का, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाजनपद। उस टाइम पर 16 महाजनपद थे, ठीक है। अबाउट 2500 ईयर्स एगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। जो इम्पोर्टेंट हो गए थे जनपद उनको महाजनपद बोलते थे। और इनमें कुछ मैप में दिखाए गए हैं, मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। इनमें क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि इनकी कैपिटल सिटी थी। मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, फोर्टिफिकेशन भी किया गया था। फोर्टिफिकेशन मतलब चारों तरफ से वॉल बनाना अपने सिटी के, तो उसी को हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, बाउंड्री बनाना। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स, ये देखिए ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। मतलब बहुत ह्यूज ह्यूज वॉल्स बनाई जाती थी जो कि वुड की, लकड़ी की होती थी या ब्रिक्स की या स्टोन की, किसी की भी हुआ करती थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ जो मैप में शो किए गए हैं महाजनपद, तो उनको हम लोग मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा गांधार, इसके अलावा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर पांचाल, यहाँ कौशल, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है मगध, मगध। उसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ पे अंग है, इसके अलावा इधर अवंती है, वैशाली है ना। तो ये सारे क्या हैं, आपके महाजनपद है। यहाँ पर 16 महाजनपद थे उस टाइम पीरियड में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection। अब फोर्ट जो है बनाए क्यों जाते थे, फोर्ट इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो है वो लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें अटैक से। जो दूसरे राजा होते थे वो लोग का अटैक का हमेशा डर होता था, है ना। तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता था। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर। अब कितने वो लोग रिच हैं और कितने पावरफुल हैं ये चीज़ को शो करने के लिए भी कुछ लोग फोर्टिफिकेशन करते थे बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। तो क्या करते थे, ये शो करने के लिए वो लोग बहुत ही बड़ी बड़ी सी, बहुत लंबी इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे। ऑल्सो इन दिस वे दे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। अब देखिए तीसरा इनको फायदा क्या होता था फोर्टिफिकेशन से, कि जो लैंड होती थी, उनकी टेरिटरी होती थी और जो उसके वहाँ रहने वाले लोग होते थे उन सबको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाया करता था राजा के लिए। तो ये फोर्टिफिकेशन के 2-3 फ़ायदे थे। एक तो क्या-क्या फ़ायदे थे? देखिए एक तो जो है वो अपनी पावर शो करते थे कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। दूसरा वो लोग प्रोटेक्ट करते थे दूसरों के अटैक से, और तीसरा क्या होता था कि वहाँ के लोगों को और अपनी लैंड को जो है कंट्रोल कर सकते थे ईज़िली।
Building such huge walls around whole walls required a great deal of planning. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. अब देखिए इतनी बड़ी और इतनी जो है ह्यूज वॉल बनाने के लिए इनको रिसोर्सेज की भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, है ना? तो दिस इंटर्न मेंट इनॉर्मस लेबर, और लेबर भी लगता था, क्योंकि अब इतनी सारी वॉल्स बनानी है, इतनी बड़ी-बड़ी इतनी चीज़ें हैं, तो इसके लिए लेबर लगता था। पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मेन, हज़ारों लोग की ज़रूरत होती थी, women एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इन सब के लिए रिसोर्स भी चाहिए होता था। देखिए यहाँ पर आपको क्या एक डायग्राम दिख रहा है, जिसमें ह्यूज एक आपको वॉल देखने के लिए मिलेगी, ब्रिक्स की वॉल है, ठीक है? तो ये हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ये फोर्टिफिकेशन वॉल कौसाम्बी इलाहाबाद के पास आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक, देखिए ब्रिक की बनी हुई है, प्रेजेंट डे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट 2500 ईयर्स अगो, मतलब 500 बीसी, 2500 ईयर्स अगो की ये बात है। ये इस टाइम पर ये वॉल बनाई गई थी, इसके रिमेन्स हमको आज भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा याद रखना कि यहाँ पर मेंटेनिंग आर्मी, ये लोग आर्मी को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए थे राजा। यहाँ पर अब स्टैंडिंग आर्मी आपको देखने के लिए मिलेगी लेटर वैदिक पीरियड में। सोल्जर्स वर, इनकी सैलरी कैसे दी जाती थी? सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। ये लोग थ्रू आउट द ईयर इनको एम्प्लॉयड करते थे, और क्या होता था कि ये लोग रेगुलर सैलरी इनको दी जाती थी। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज़ करके इनकी सैलरी दी जाती थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं? ऐसे इस तरीके से कॉइन होते थे और उनमें पंचिंग कर दी जाती थी, जिसमें कुछ ना कुछ मोटिव्स होते थे, कुछ लिखा होता था। तो यही इसी को हम लोग बोलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है? अब आते हैं हम लोग देखते हैं टैक्सेस के बारे में, कि यहाँ पर टैक्स का क्या सीन था। देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि कोई भी टैक्स कंपलसरी नहीं था, कोई टैक्स इन लोगों से नहीं लिया जाता था। वॉलंटरी बेसिस पे केवल जो लोग गिफ्ट देते थे बस वही होता था, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स को कंपलसरी कर दिया गया था, यहाँ पर वॉलंटरी नहीं था, यहाँ पर कंपलसरी था। यहाँ पर जितने भी लोग थे सबसे टैक्स लिया जाता था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बहुत बड़े-बड़े ये लोग फोर्ट बना रहे थे, मेंटेनिंग बिग आर्मीज़, ये लोग बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर रहे थे। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज़, तो उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ की फिर आवश्यकता थी। तो एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज़, और उनको ये सबको कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स भी चाहिए थे, तो उन लोगों को भी ये लोग जो है डिप्लॉय करते थे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of Janpadas, they started collecting regular taxes। तो क्या किया इन्होंने? रेगुलर टैक्स जो है कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब रेगुलर टैक्स में आपको कौन कौन से टैक्स देखने के लिए मिलेंगे? देखिए टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रॉप्स पे टैक्स लिया जाता था, जो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, जितना प्रोड्यूस होता था उसको 1/6, 1/6 भाग जो होता था वो लिया जाता था टैक्स के रूप में। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्म। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो फार्मर्स ही थे, तो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्ट हो जाता था। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस, दिस वाज नोन एज भाग और शेयर। इसको कहा क्या जाता था? ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता था? भाग या फिर शेयर बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन जो होते थे उन पे भी टैक्स लिया जाता था। ये लोग क्या करते थे? ये तो या तो फॉर्म ऑफ लेबर के रूप में, मतलब क्या करते थे, इन लोग राजा के लिए काम कर दिया करते थे, तो यही इनकी तरफ से टैक्स होता था। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर, कोई वीवर है या फिर कोई स्मिथ है, तो ये क्या करेंगे? हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो ये हर मंथ में जो है एक दिन ये लोग राजा के लिए फ्री में काम करते थे, तो ये इनका टैक्स होता था। हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डर्स होते थे वो भी टैक्स देते थे, कैसे? या तो वो एनिमल दे देते थे, या फिर एनिमल प्रोड्यूस जो होता है ना, तो वो दे देते थे राजा को, तो ये इनका टैक्स होता था। इसके अलावा जो हंटर्स गैदरर्स होते थे इन पे भी टैक्स लगता था। ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था वो देते थे टैक्स के रूप में। और टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड। अब देखो जो सामान खरीदा बेचा जाता था इन सब पे भी टैक्स लिया जाता था, मतलब ओवरऑल हम देखेंगे कि ट्रेड जो होता था उस पर भी टैक्स लगता था। तो यहाँ पर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि हर चीज़ में टैक्स हो गया था, और वो भी कंपलसरी था, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना होता था, फोर्टिफिकेशन करना
करना होता था, पूरी जो है कई सारे लोगों को ये लोग डिप्लॉय करते थे, ऑफिशियल्स को रखते थे मैनेज करने के लिए चीज़ों को, तो इस सब के लिए उनको रिसोर्सेज़ की आवश्यकता थी, तो जिसके लिए वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक? अब यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया था, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। अब यहाँ पर आपको क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉसशेयर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पीरियड में आयरन का जो प्लॉसशेयर था वो यूज़ होने लगा था। आयरन की यहाँ पर खोज हो गई थी, और लोग जो है आयरन के जो प्लॉसशेयर है वो बनाने लगे थे और उसको यूज़ करते थे। इससे आप देखेंगे कि बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लोग आयरन के टूल्स बनाते थे, इसका यूज़ करते थे फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करने में, जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो गई थी, और जब फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने लगेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। दिस मेंट दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लॉसशेयर। अब वुडन प्लॉसशेयर की कंपैरिजन में ये आयरन प्लॉसशेयर बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, इससे जो है ज़्यादा ग्रेन जो है प्रोड्यूस किया जा सकता था। सेकंड आप क्या देखेंगे कि पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब क्या होता था कि पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड था तब तक लोग क्या करते थे कि जो राइस होता था उसको स्कैटर कर देते थे उसके सीड्स को, और फिर जो है पैडी ग्रो करता था, उसी से जो प्रोड्यूस होता था उसी का वो लोग यूज़ किया करते थे। अब जो लेटर वैदिक पीरियड हो गया, तो जैसे अब हम लोग देखते हैं कि ना कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है पैडी का, तो उसी तरीके से ये लोग भी ट्रांसप्लांट करने लगे थे, जिससे क्या हो गया कि इनका प्रोड्यूस जो है वो बढ़ गया। This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. तो इससे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट सर्वाइव किए। However, it was back breaking work. Generally, slave men and women, das and dasis, and landless agricultural laborers, kamkaras had to do this work. तो ये काम करता कौन था? जो स्लेव्स होते थे, स्लेव मैन एंड वीमेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दास एंड दासी टर्म दिया गया था, और लैंडलेस लेबरर। ये यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर जो थे उनको क्या कहा जाता था? कमकारा। ये टर्म जो है आप देखेंगे ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कम्मकारा जो है किसे कहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कम्मकारा किसे कहते हैं। जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर होते थे उन्हीं को बोलते थे कम्मकाराज। ये कम्मकाराज, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हैड टू डू डू दिस वर्क। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्लोजर लुक मगध के बारे में। अब मगध के बारे में क्यों देखेंगे? क्योंकि मगध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में सामने आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल रूलर जो है यहाँ पे रूल करेंगे। हम लोग आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मगध का मेंशन इसीलिए किया गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद हो जाता है। तो देखते हैं चलो इसके बारे में। मगध, ठीक है। अब मगध became the most important महाजनपद in about 200 years. Many rivers such as गंगा and सोन flowed through मगध। यहाँ पर रिवर गंगा और सोन जो है बहती थी। दिस वाज इम्पोर्टेंट। अब देखिए गंगा और सोन दो रिवर्स जैसे बह रही हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती थी, वाटर सप्लाई इनसे बहुत अच्छी हो गई थी इस एरिया में, और लैंड को जो है ये फर्टाइल बनाती थी। अब ये तीन तीन फायदे थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मगध का महाजनपद है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, जो कुछ पार्ट था मगध का वो फॉरेस्टेड था। तो एलिफेंट्स वगैरह जो इस फॉरेस्ट में होते थे, विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, कुड बी कैप्चर, इनको कैप्चर किया जाता था और ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस। अब फॉरेस्ट से क्या मिलता था? इनको लकड़ियाँ भी मिलती थी, जिससे वो लोग क्या करते थे? घर बनाते थे। हमने देखा है कि ये लोग झोपड़ियों में ही रहा करते थे, तो उसके लिए जो है इनको लकड़ी की आवश्यकता होगी ना बनाने के लिए, तो फॉरेस्ट थे तो इनको जो है आसानी होती थी। कार्ड्स बनाते थे, चैरिट्स बनाते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन। यहाँ पर आपको आयरन ओर की जो है माइंस देखने के लिए मिल जाएंगी इस मगध वाले रीजन में। तो ये भी बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये आयरन का यूज़ टूल्स बनाने में, प्लॉसशेयर बनाने में ये लोग करते थे, वेपन्स बनाते थे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता था। इनकी आर्मी जो है स्ट्रांग होती गई इसकी वजह से, और जो है ये फिर दूसरी जगह पर भी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देंगे। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु। तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट रूलर्स थे।
और हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदा, ये लोग जो है अदर दूसरे जो जनपद होते थे उनको भी कॉन्कर करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया जीतने का। महापद्मनंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, इसी का महापद्मनंद जो नंद डायनेस्टी से था, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो इस उसने क्या किया कि जो कंट्रोल था, मतलब उसने नॉर्थ वेस्ट था ना हमारा, वहाँ तक ये जो है अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करते हैं महापद्मनंदा। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर जो है वो राजगृह इन बिहार वाज कैपिटल ऑफ मगध इन इनिशियल ईयर्स फॉर सेवरल ईयर्स, पहले इनिशियली क्या है कि राजगृह जो है जिसे हम आज राजगीर के नाम से जानते हैं, बिहार में है, तो ये जो है क्या थी, कैपिटल थी मगध की। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र जिसको हम पटना के नाम जानते हैं, पाटलिपुत्र को क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था यहाँ का वो क्या बोलते हैं कैपिटल। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, ठीक है, प्रेजेंट डे पटना। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, अब देखिए यहाँ पर अलेक्जेंडर की बात की गई। अलेक्जेंडर क्या था, मैसिडोनिया से था, यूरोप से। तो वो क्या है, वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, मतलब वो चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड को जीत ले। लेकिन वो ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन उसने वेस्ट एशिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट को जीता था, इजिप्ट को जीता और इंडिया तक भी आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। ही वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कॉन्करर, ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, वो उसने वर्ल्ड को तो नहीं जीता, लेकिन क्या किया, इजिप्ट को जीता, वेस्ट एशिया में जीता, एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्यास, तो जो ब्यास रिवर थी ना उसके किनारों तक ये पहुंचा। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, अब ये और ईस्ट में जो है और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ही सोल्जर्स रिफ्यूज्ड, उसके जो सोल्जर्स थे, उसके जो सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने मना क्यों कर दिया, दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा इन्फेंट्री, जो मतलब फुट सोल्जर्स होते हैं, इन्फेंट्री लार्ज है, और जो चैरियट्स हैं उनके पास एलिफेंट्स हैं, तो ये सब उन्होंने सुन रखा था पहले से, तो वो लोग जो है स्कैर्ड थे। और इसके अलावा एक और चीज़ कही जाती है कि काफ़ी टाइम से ये लोग युद्ध लड़ रहे थे, तो जो इसके सोल्जर्स थे उनमें एक टायर्डनेस आ गई थी, और इसकी वजह से अब ये और युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक, तो इस वजह से इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया आगे बढ़ने से, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा वहाँ से ही। अब क्लोजर लुक देखेंगे वज्जी। अब वज्जी में भी तो कुछ तो खास होगा जिसकी वजह से वज्जी को अलग से मेंशन किया गया है, तो क्या खास है, चलिए हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, मगध जो है पावरफुल किंगडम बना, लेकिन जो वज्जी था उसमें क्या था, विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली, वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, गण और संघ। ये क्या होता था, यहाँ पर एक साथ कई रूलर्स जो है रूल किया करते थे, एक तरीके से रिपब्लिक था जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता था, और इसमें लोग जो है अलग अलग रूल करते थे एक साथ। ठीक, इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज अ राजा, तो क्या होता था कि कई बार ऐसा हुआ कि हजारों लोग एक साथ रूल कर रहे हैं और सभी को क्या कहा जाता था, राजा। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, जिससे रिचुअल वगैरह परफॉर्म करना होता था ना, तो ये राजा साथ में परफॉर्म करते थे। और दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, ये लोग असेंबलीज में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे और डिसीजन लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, मतलब अगर किसी एनिमी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया तो ये लोग असेंबली में मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इस थ्रेट से जो है ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हाउएवर women दास एंड कम्मकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, women और जो दास और कम्मकारा जो स्लेव्स होते थे इन सबको अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना इन असेंबलीज में। बोथ इन बुद्धा एंड महावीर, बोथ द बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गणाज और संघास, तो जो बुद्ध होंगे महावीर होंगे, ये आप लोग देखेंगे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बुद्ध हैं वो बुद्धिज्म की शुरुआत करते हैं और जो महावीर हैं वो जैनिज्म से रिलेटेड है, 24 तीर्थंकर इनको कहा जाता है।
तो ये लोग जो है इन्हीं गण या संघ से बिलोंग किया करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। आपको जो इन संघ में किस तरीके की लाइफ होती थी इस सब के बारे में जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं उनमें हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघ निकाय। जो दीघ निकाय है ये बुद्धिस्ट बुक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि वज्जी के बारे में कुछ चीजें हैं वो दी गई हैं। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा। इसमें बुद्धा की कुछ स्पीचेस हैं। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो। 2300 ईयर्स एगो इनको लिखा गया था। अजात शत्रु एंड द वज्जीज। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। अजात शत्रु जो था वो वज्जी पे अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वत्स्यकार टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो वो क्या करता है अजातशत्रु कि अपने मिनिस्टर वत्स्यकार को बुद्धा के पास भेजता है इस मैटर में एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्धा क्या पूछते हैं उससे कि द वज्जीज मेट frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the वज्जीज would continue to prosper as long as। तो बुद्धा पूछते हैं कि मतलब वो लोग जो है तो उन्होंने देखा कि अगर वज्जी के लोग आज भी असेंबलीज में फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं तो वो जो है वज्जी जो है वो प्रॉस्पर करता रहेगा। कब तक? दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। जब तक फुल और फ्रीक्वेंट बार बार जो है असेंबलीज में वो लोग मिलते रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर। वो लोग मिलेंगे और एक साथ काम करेंगे। दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूल्स। जो इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं उनको सब फॉलो करेंगे। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। वो लोग अगर जो बड़े लोग हैं एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। वज्जी विमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। जो वज्जी की विमेन है उनको जो है कैप्चर नहीं किया जाएगा फोर्सफुली। और चैत्यास लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। चैत्यास जो है आप लोग देखेंगे कि ये बुद्धिस्ट श्राइन्स हुआ करती थी। तो ये अगर इनको मेंटेन किया जाएगा टाउन्स में विलेजेस में। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जो वाइज जो इंटेलिजेंट जो सेंट्स होते थे जो संत होते थे उन लोगों को उनके जो क्षेत्र है वहां पर आने और जाने की परमिशन फ्रीली हो अगर रहेगी, अलाउ किया जाएगा, तो जो वज्जी है वो हमेशा प्रॉस्पर करता रहेगा। हमेशा वो जो है फ्लरिश करता रहेगा। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स राइट टू कांकर द संघास। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो संघ होते थे ना ये काफ़ी लंबे समय तक रहे। टिल अबाउट 1500 ईयर्स ago when the last of the गनाज और संघाज वर कॉन्कर्ड बाय गुप्ता रूलर। तो लास्ट जो संघ था उसको किसने कॉन्कर किया था? गुप्ता रूलर ने। लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबे समय तक ये सर्वाइव करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एल्सवेयर। अब यहाँ से ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद एल्सवेयर में दूसरी जगह की ग्रीस एथेंस की बात की गई है। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि अराउंड 2500 ईयर्स ago पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एथेंस में एक जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसको क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। ये 200 साल तक चली। वहां पर ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30। जो 30 साल से ऊपर के लोग थे उनको फुल सिटीजन कहा गया। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर। तो यहाँ पर असेंबली होती थी जिसमें एक साल में 40 बार लोग मिलते थे। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग। जो सिटीजन्स होते थे वो लोग अटेंड कर सकते थे मीटिंग्स। अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चोजन गिव इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो लोगों चूज मतलब जो लोग चाहते थे कि वो लोगों को चूज किया जाए उन लोग अपॉइंटमेंट्स हो उन लोगों की, तो वो लोग क्या कर सकते थे अपना नाम दे सकते थे और फिर लॉटरी के थ्रू उन लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। जो सिटीजन्स थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग आर्मी में नेवी में सर्व करेंगे। हाउएवर वीमेन वर नॉट कंसीडर सिटीजन। लेकिन जो वीमेंस थी यहाँ पर इनको भी सिटीजन कंसीडर नहीं किया जा सकता था, किया जाता था। मतलब जो वीमेन थी ना उनके साथ हर जगह पर यही होता था वर्ल्ड वाइड। ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन्स। इसके अलावा जो फॉरेनर्स थे
है ना? जो वहाँ काम करते थे एथेंस में, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे या फिर ट्रेडर्स थे, तो उन लोगों को भी राइट्स नहीं था सिटीज़न की तरह। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउज़ेंड स्लेव्स इन एथेंस who worked in mines, fields, household and workshops. They too were not treated as citizens. इसके अलावा कई सारे ऐसे स्लेव्स वगैरह जो थे वहाँ पर, जो माइंस में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, हाउस होल्ड वगैरह में, तो इन लोगों को भी सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसके बाद चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं कि कुछ जो ये दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राजा हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करता था, तो जो उनका हॉर्स होता था वो दूसरे के टेरिटरी से जिनके निकलता था, उन राजाओं को इनवाइट किया जाता था सैक्रिफाइस में। हाँ, किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। द चैरिटियर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। चैरिटियर नहीं करता है, कौन करता है? चैरिटियर नहीं करता है तो कौन करता है? प्रीस्ट करता था। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत। ठीक। इसके बाद क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट। नहीं, पैलेसेस नहीं मिले थे, उनको हट्स मिले थे। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। ये चीज़ सही है कि पेंटेड ग्रेवेयर के बने होते थे। ठीक। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा आपको, मेनी सिटीज इन महाजनपदाज वर फोर्टिफाइड। हाँ, ये भी सही है कि फोर्टिफाई किया गया था मेनी सिटीज को, राइट। फिर इसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि दोज हु पेड टैक्स, टैक्सेस कौन पे करता था? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टैक्सेस कौन पे करता था? फार्मर्स पे करते थे, ट्रेडर्स करते थे, मर्चेंट्स होते थे वो करते थे, हंटर्स करते थे, गैदरर्स करते थे, हर्डर्स करते थे। इस तरीके से सारे लोग जो है पे किया करते थे टैक्स। ठीक। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, हु आर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गणाज। जो गण होते थे, संघ होते थे, उसकी जो असेंबली होती थी उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था? उसमें आप लोग देखेंगे कि वीमेन नहीं कर सकती थी, जो स्लेव्स होते थे वो लोग नहीं कर सकते थे, तो ये लोग पार्टिसिपेट असेंबलीज में नहीं करते थे। वाई डिड द राजाज ऑफ महाजनपदाज बिल्ड फोर्ट्स। तो ये लोग फोर्ट्स जो है क्यों बनाते थे? जो राजा थे वो लोग फोर्ट्स जो है क्यों बनाते थे? तो उसके 3 कारण थे, मैंने आपको बताया था। क्या कारण थे? कि और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, खुद को दिखाने के लिए, रिच दिखाने के लिए, इसके अलावा प्रोटेक्ट करने के लिए। किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी टेरिटरी को एनिमी लोगों के जो है अटैक से, और इसके अलावा कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? अपनी लैंड को और अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वर चूजन इन जनपदाज। अब देखिए जनपदाज में क्या होता था कि चूज़ किया जाता था कैसे, कि जो स्ट्रॉन्ग होता था, जो ये यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे, अश्वमेध यज्ञ हो गया परफॉर्म करता था, और फिर उसके बाद जीतता था, सारे जो भी मतलब उनको चैलेंज करते थे उन सारे राजाओं से जीतता था, तो वो राजा बनता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी हमारे पास क्या है, वोटिंग सिस्टम है ना? तो इस तरीके से ये डिफरेंट है चीज़ें। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर होता है ख़त्म। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।